आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। ये हरियाणा के खारखोदा में रहने वाले हर्ष नाम के एक व्यक्ति के निजी अलौकिक अनुभवों का समझिए कच्चा चिट्ठा है। हाँ। ये घटनाएं 2022 के सर्दियों में शुरू हुई और हमें ले जाती हैं एक ऐसी दुनिया में जहां जिज्ञासा है, लालच है और अनजाने खतरे भी। बिल्कुल, ये कहानी मतलब एक आम सी उत्सुकता से शुरू होती है। क्या आत्माओं से बात हो सकती है? हाँ। ये सवाल। हाँ, लेकिन जल्दी ये कि गुरु के दखल और फिर एक शक्तिशाली इकाई जिसे बाद में जिन बताया गया, उसके साथ एक बहुत पेचीदा और कहना होगा कि एक खतरनाक रिश्ते में बदल जाती है। स्रोत दिखाता है कि कैसे एक मामूली सा विजी बोर्ड का खेल एक ऐसी साधना तक पहुंच गया जिसके नतीजे मतलब सोचे भी नहीं जा सकते थे, विनाशकारी थे। तो चलिए इस स्रोत को खोलते हैं परत दर परत और हर्ष के अनुभवों के जरिए आत्माओं, जिन, साधना और इन सब के पीछे छुपी सच्चाइयों और चेतावनियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2022 की सर्दियों में सोनीपत के पास खाड़खोदा। हर्ष और उसका दोस्त आदर्श दोनों को पैरानॉर्मल चीजों में काफी दिलचस्पी थी। हाँ, आजकल के युवाओं में होती है। बिल्कुल। उन्होंने कहीं से एक विजी बोर्ड का जुगाड़ किया, वही बोर्ड जिससे कहते हैं कि आत्माओं को बुलाया जा सकता है। और कमाल की बात यह, जैसा स्रोत बताता है कि देखिए कई लोग कोशिश करते रहते हैं, कुछ नहीं होता, पर इन्हें पहले दिन संपर्क हो गया। अच्छा? पहले ही दिन? हाँ, पहले दिन एक आत्मा मिली। उसने अपना नाम बताया तन्वी और खुद को हिसार की एक अच्छी आत्मा कहा। अब यहीं एक सवाल उठता है, क्या कोई आत्मा खुद को अच्छा कहकर भरोसे के लायक हो जाती है? ये तो सोचने वाली बात है। खैर, वो लोग नियमित रूप से उससे बात करने लगे। और फिर कुछ ही दिनों में तन्वी ने एक अजीब सी मांग रख दी। क्या? उसने कहा कि वो आदर्श के शरीर में आना चाहती है, बस कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए। उसने वादा भी किया कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, शरीर में आना। हाँ, उसने एक तरीका भी बताया। जमीन पर 5 पतासे और 5 लौंग का एक घेरा बनाना है और बीच में एक दिया जलाना है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर आदर्श वो तैयार हो गया। अरे बाप रे, मतलब रोमांस हावी हो गया डर पर। हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया की गई और सिर्फ 3 मिनट में तन्वी आदर्श के शरीर में आ गई। उसने सबूत भी दिया अपनी मौजूदगी का। दूर रखे बर्तन हिला दिए। शुरू में वो 10-15 मिनट रुकती, खाने की चीजें मांगती। सब कुछ बड़ा रोमांचक लग रहा था दोस्तों को। हाँ, शुरू में तो लगता ही है। लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, चीजें बदलने लगी। उसका रुकने का समय बढ़ने लगा, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, और उसकी मांगे भी बढ़ने लगी। अब दोस्तों में रोमांच कम और बेचैनी ज्यादा होने लगी थी। बिल्कुल, ये पैटर्न है, पहले लालच, फिर धीरे धीरे शिकंजा कसता है। इसी दौरान हर्ष को याद आया कि उनके इलाके में सोना गड़ा होने की काफी अफवाहें थीं। अच्छा। तो उसके दिमाग में आया, क्यों ना तन्वी की मदद ली जाए। अगली बार जब तन्वी आई, हर्ष ने उससे पूछ लिया सोने की जगह के बारे में। और यही कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। स्रोत के मुताबिक ये एक चेतावनी है। तन्वी ने जगह तो बता दी, घर के पास एक मंदिर में, पर उस जगह पर जो खतरा मौजूद था उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। यह है अधूरा ज्ञान, या शायद जानबूझकर छिपाई गई जानकारी, जो अक्सर ऐसी चीजों में बहुत भारी पड़ता है। उसने सिर्फ लालच दिखाया, खतरा नहीं बताया। तो नतीजा क्या हुआ? हर्ष और उसके दोस्त पहुंच गए मंदिर, फावड़ा गेंती लेकर, पुजारी को भी मिला लिया सोने में हिस्से का लालच देकर। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, रात में खुदाई शुरू हुई। पहले ईंटें मिली, फिर मिट्टी, फिर और ईंटें। हाँ। लेकिन जैसे ही फावड़ा मारा, वो टूट गया। हाँ, नया फावड़ा लाए, वो भी कुछ देर में टूट गया। फिर पेचकस मारा, वो भी टूट गया। बाप रे, 3 औजार, ये तो आम बात नहीं है, ये किसी शक्ति का संकेत था। पुजारी तो बुरी तरह डर गया। उसने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। अच्छा किया। बाद में उन्हें पता चला, जीतू नाम के एक लड़के से, कि उसी जगह पर पहले भी खुदाई की कोशिश हुई थी। ओहो। तब वहां 4 जिन निकले थे। एक लड़का तो मौके पर ही मर गया था, और वो जो जीतू था, उसका कान एक जिन ने काट दिया था। उसका कान आज भी कटा हुआ है। अरे। और उन जिन्नों ने साफ चेतावनी दी थी कि ये सोना उनका है, इसे कोई हाथ ना लगाए। ये सुनकर तो हर्ष और दोस्तों के होश उड़ गए होंगे। मतलब वो मौत के मुंह से वापस आए थे। बिल्कुल, उन्हें समझ आ गया कि तन्वी ने तो उन्हें मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, सिर्फ आधी बात बताकर। इस घटना ने उन्हें डरा दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इसने जिन और साधना के प्रति हर्ष की रुचि को कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। ये अजीब है, पर साइकोलॉजी है,
उसे लगा कि इनमें वाकई कोई शक्ति है, भले ही खतरनाक हो। हाँ, उन्होंने तन्वी से संपर्क तोड़ दिया और वो विजी बोर्ड भी जला दिया। तो ये घटना एक अहम सबक सिखाती है। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है कि अलौकिक शक्तियों से मदद मांगने में भारी जोखिम है, खासकर जब आप उनकी असलियत या उनके इरादे नहीं जानते। लालच अक्सर मुसीबत को दावत देता है। कहानी अब आगे बढ़ती है। मार्च 2024 में हर्ष का अपने पिता से फिर झगड़ा हो जाता है और इस बार भी उसे दुकान से निकाल दिया जाता है। अब वो बेरोजगार था, परेशान था। तभी एक दोस्त ने उसे एक गुरुजी के बारे में बताया। कहा कि वो ऐसी समस्याएं सुलझा सकते हैं। अच्छा, एक और गुरु? हाँ, हर्ष गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने बस नाम और पता पूछा और हाँ, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में पिता ने वापस दुकान पे बुला लिया हर्ष को, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये वाकई चौंकाने वाला है। मतलब चमत्कार कहें या कुछ और? कहना मुश्किल है, पर हर्ष तो बुरी तरह प्रभावित हो गया। उसे लगा ये गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं। विश्वास जम गया। और क्योंकि साधना में रुचि तो पहले से ही थी, हर्ष ने गुरुजी से सीखने की इच्छा जताई। अच्छा। गुरुजी मान तो गए, पर शर्तें रखीं। साधना के लिए बाणगंगा जाना होगा। अच्छा। दुकान छोड़नी पड़ेगी। हर्ष इसके लिए भी तैयार हो गया। लेकिन फिर गुरुजी ने एक शॉर्टकट सुझाया। हाँ, शॉर्टकट? यही खतरा होता है। हाँ, उन्होंने कहा एक छोटी साधना है। बोले एक शक्ति मिलेगी, 24 घंटे साथ रहेगी, जो मांगेगा ला देगी। बिना मेहनत सब कुछ पाने का लालच। और यहीं पर दूसरा खतरा सामने आता है। एक तो शॉर्टकट का लालच और दूसरा गुरु पर अंधा भरोसा। हर्ष तैयार हो गया। बाणगंगा में प्रक्रिया शुरू हुई। हर्ष था, गुरुजी थे, एक अघोरी भी था। अघोरी मतलब तंत्र मंत्र और शमशान साधना वाले? हाँ, और 2 लोग और थे। हर्ष को काले कपड़े पहनाए गए, एक मंत्र दिया गया और 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया गया। किसी से बात नहीं करनी, बाहर नहीं निकलना। गुरुजी ने चेतावनी भी दी थी कि वो शक्ति संभोग भी कर सकती है। बाप रे। तो 5 दिन का एकांतवास। दिन में 1 बार थोड़ा सा खाना मिलता, कोई फल या रोटी, और 2 बार पानी। कमरे में ही बाथरूम था। रात में मंत्र जाप करना था। और इस दौरान कुछ अजीब हुआ? हाँ, एक बहुत अजीब चीज हुई। रात को सोते समय उसकी जो काली धोती थी, उसकी गांठें अपने आप खुल जाती थीं, चाहे वो 2 बांधें या 10, उसे पता भी नहीं चलता था। मतलब कोई बाहरी हस्तक्षेप, साफ संकेत था। बिल्कुल। 5वें दिन कमरे में अचानक तेज खुशबू फैली और फिर एक झलक दिखी। एक बेहद खूबसूरत गोरी लड़की, लाल पारदर्शी कपड़ों में। अच्छा। दिखी, हाँ, पर सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, फिर गायब हो गई। लेकिन गुरुजी ने जैसा कहा था वैसी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई वचन नहीं हुआ। साधना का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो हुआ ही नहीं। ये गड़बड़ है। वचन के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। शक्ति पर नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल। वापस आने पर गुरुजी ने बस टाल दिया। बोले चिंता मत कर, शक्ति आ जाएगी। उन्होंने हर्ष को अपनी गद्दी पर बिठाकर कुछ ऊर्जा देने की कोशिश भी की, पर कुछ नहीं हुआ। वो इकाई बस कभी कभार दिखती और गायब हो जाती। फिर गुरुजी ने उसे अघोरी के साथ रात में शमशान भेजा, अकेले साधना करने, रात 12 बजे से सुबह 3:30 बजे तक। पर नतीजा वही, 0। कोई वचन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। इकाई अब दिखने तो लगी थी, पर वो अपनी मर्जी की मालिक थी। और फिर गुरुजी का क्या हुआ? और फिर कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आया। वो गुरुजी, जो बिहार के छपरा के रहने वाले थे, अचानक गायब हो गए। गायब मतलब फोन बंद, कोई संपर्क नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ गए। हर्ष अकेला रह गया, एक अधूरी साधना और एक अनियंत्रित इकाई के साथ। यहाँ स्रोत शक जताता है, और ये वाजिब भी लगता है। क्या गुरुजी धोखेबाज थे? क्या उन्होंने जानबूझकर कोई अपनी बला हर्ष के सिर मर दी और फिर खिसक लिए? ये सवाल तो बना ही रहता है। गुरुजी के जाते ही हर्ष की जिंदगी में असली तबाही शुरू हुई। पिता ने फिर से दुकान से निकाल दिया। अब वो इकाई पूरी तरह हावी हो गई। कैसे? एक दिन हर्ष अपने लिए थोड़ी शराब और चिकन लाया, तो इकाई ने उसे खाने पीने से रोक दिया। रोक दिया? हाँ। हर्ष हैरान रह गया। फिर थोड़ी ही देर बाद वही इकाई बोली, जा और लेकर आ। और इस बार उसने 2 बॉटल शराब और 2 किलो चिकन मंगवाया। अरे बाप रे, मतलब वो खुद इस्तेमाल करने लगी हर्ष के जरिए। हाँ, ये रोज का नाटक बन गया। रोज 2 बॉटल शराब, 2-2.5 किलो चिकन। अब पैसा कहाँ से आए? तो इकाई खुद रास्ता बताने लगी। क्या रास्ता? कहने लगी, जाओ फलां आदमी के पास,
10% ब्याज पर पैसे देगा, फलां के पास जाओ 20% पर देगा, 30% पर देगा। और हैरानी की बात यह है कि अजनबी लोग भी जिनके पास वो भेज दी उसे पैसे दे देते थे। ये तो अजीब है, कोई सम्मोहन जैसा। कह सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक हर्ष पर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। 5 लाख इतने कम समय में? हाँ, और ये इकाई उसे कोई काम नहीं करने देती थी। बस कहती तू पड़ा रह, खा पी। हर्ष ने भागने की कोशिश भी की। कहाँ? चंडीगढ़ गया 3,000 रुपए लेकर, पर इकाई वहां भी पहुंच गई। 4 दिन में सारे पैसे खत्म करवा दिए, उसे वापस घर लौटना पड़ा। फिर दिल्ली गया नौकरी करने 10-12 हजार रुपए लेकर, वहां भी वही हुआ। 2 दिन में शराब चिकन पर सब खत्म, वापस घर। मतलब पूरी तरह नियंत्रण, भागने का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नियंत्रण कितना पक्का था। ये सिर्फ आर्थिक बर्बादी नहीं थी, ये तो एक तरह की मानसिक और शारीरिक गुलामी थी। स्रोत ये साफ करता है कि गुरुजी की चेतावनी के बावजूद इकाई का हर्ष से कोई शारीरिक संबंध नहीं था। हाँ, ये बात साफ है। वो सिर्फ उसके संसाधनों और उसकी जिंदगी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रही थी। नियंत्रण का एक और भयानक रूप रात में दिखता था, जैसा आपने बताया। हाँ, रात को। वो उसे रात को शमशान ले जाती थी। शमशान? क्यों? वहां जलती चिताओं पर शक्कर पिंकवाती थी। फिर हर्ष वहीं शमशान में या कब्रिस्तान की दीवार पर बैठकर शराब पीता, नॉनवेज खाता, सिगरेट पीता, रात में 1-2 डिब्बी सिगरेट। रात में शमशान में बैठ के? हाँ, और सबसे अजीब बात, वहां बैठकर हॉरर स्टोरीज सुनता था, जिसमें इस पॉडकास्ट का भी जिक्र है। सोचिए, शमशान में बैठकर हॉरर पॉडकास्ट सुनना। ये तो बहुत ही अजीब है। और फिर वो टैटू वाली बात। हाँ, टैटू। हर्ष को कोई शौक नहीं है टैटू का, पर उसके हाथों पर, शरीर पर खोपड़ी, हड्डियों वाले खतरनाक डिजाइन के टैटू बने हुए हैं। कैसे? उसने खुद बनवाए? नहीं, स्रोत बताता है कि जब हर्ष नशे में बिल्कुल धुत होता है, तब वो इकाई उसे टैटू आर्टिस्ट के पास ले जाती है। वो हर्ष के शरीर में रहकर डिजाइन बताती है और टैटू बन जाता है। मतलब उसके शरीर पर भी कब्जा? हाँ, एक टैटू के बारे में तो वो कहती भी है, ये हम दोनों की निशानी है, मैं और तू। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आखिर ये है कौन? क्या हर्ष ने पूछा? हाँ, हर्ष ने पूछा तो उसने अपना नाम बताया, लखीस, और कहा कि वो इब्लीस की बेटी है। इब्लीस यानी शैतान, जिन? हाँ, लखीस को एक शक्तिशाली और बहुत खूबसूरत फीमेल जिन माना जाता है। पुरानी कथाओं का हवाला देकर स्रोत ये भी बताता है कि लखीस ने ही कहीं पर औरतों को होमोसेक्सुअलिटी सिखाई थी। हर्ष ने बाद में जिन दूसरे जानकारों से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने भी इसे लखीस ही बताया। तो आज की तारीख में हर्ष की क्या स्थिति है? आज भी वो उसी स्थिति में है, लखीस के नियंत्रण में, कर्ज में डूबा हुआ, सेहत लगातार खराब हो रही है। अजीब बात यह है कि उसे लखीस से अब डर नहीं लगता, पर वो इस जिंदगी से, इस गुलामी से बुरी तरह परेशान है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। ये कहानी हमें कुछ बहुत गंभीर सच्चाइयों की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। पहली बात तो यही कि शॉर्टकट, जैसा आपने पहले भी कहा, अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। हाँ। चाहे वो साधना से पैसा कमाना हो, या भविष्य जानना हो, या कोई और इच्छा पूरी करनी हो, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अलौकिक शक्तियां अगर वो कुछ देती भी हैं, तो बदले में बहुत कुछ ले लेती हैं। कभी पैसा, कभी सेहत, कभी आपकी आजादी ही छीन लेती हैं। और दूसरी अहम बात, अनजाने गुरुओं पर अंधा भरोसा करना। हर्ष ने गुरुजी पर इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि उसकी एक समस्या हल हो गई थी। हाँ, वो पिता वाली बात। हाँ, पर उसने उनकी असलियत जानने की कोशिश नहीं की। नतीजा सामने है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर अगर कोई मार्गदर्शक चुनना भी हो, तो बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ चमत्कार देखकर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हर्ष की कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। विश्वास की असल प्रकृति क्या है? शक्ति का आकर्षण कितना प्रबल हो सकता है कि इंसान जानते बूझते ऐसे खतरों में कूद जाए, और बिना सही ज्ञान और मार्गदर्शन के अज्ञात शक्तियों से उलझने के परिणाम कितने कितने विनाशकारी हो सकते हैं। वाकई, ये कहानी जिज्ञासा, हताशा और फिर अंत में तबाही के बीच की जो बारीक रेखा है, उसको दिखाती है और एक सवाल खड़ा करती है। क्या ऐसी शक्तियां, अगर वे सचमुच हैं भी, तो क्या वे वाकई में मदद करती हैं, या वे सिर्फ एक अलग, ज्यादा भयानक किस्म की गुलामी पैदा करती हैं, जहां आपकी अपनी इच्छा का,
आपकी अपनी जिंदगी का कोई मोल नहीं रहता। हम्म ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए, खासकर तब जब हम अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए आसान रास्ते ढूंढ रहे होते हैं।